नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला पर ट्रैक्टर चलाने का मामला बिलासपुर में। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। तीनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बिलासपुर में महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजा गया है। देखिए किस तरीके से वो वीडियो सामने आया था। दिल को दहला देने वाला, रूह कपा देने वाला। एक महिला के ऊपर किस तरीके से ट्रैक्टर चढ़ाया गया। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई। जैसी खबर आती है इस खबर को हम बड़ी ही प्रमुखता से दिखाते हैं, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। और विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर दिया है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है जेल। अब तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और महिला को ट्रैक्टर से कुचलने का, महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में विस्तार न्यूज की खबर का असर यह हुआ है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे अब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव में धुआंधार प्रचार किया। सीएम साय का चेहरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में भी छाया रहा। बिना रुके, बिना थके पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम विष्णुदेव साय ने तीनों राज्यों के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में चुनावी सभा और रोड शो करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव में सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय 20 मार्च से 29 मई तक लगातार चुनावी सभाएं करते रहे। लोकसभा अंतिम चरण के चुनाव के पहले सीएम ने आज झारखंड में 3 सभाओं को संबोधित किया। पूरे चुनाव में सीएम ने तेज गर्मी की परवाह नहीं की। सीएम साय ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर धुआंधार चुनावी प्रचार कर आम सभा को संबोधित किया, बल्कि चुनावी रैलियां भी की। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री साय की साफ स्वच्छ छवि का उपयोग छत्तीसगढ़ के बाहर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में भी किया, जहां उन्होंने एक के बाद एक 30 से ज्यादा आम सभाएं और रोड शो की कमान संभाली। चुनाव प्रचार में 54 जनसभा और रोड शो की। 12 कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम। 22 सामाजिक सम्मेलनों में भी शामिल हुए सीएम साय। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में धुआंधार प्रचार किया। झारखंड और उड़ीसा में 30 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो किए। झारखंड और उड़ीसा में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। यही वजह है कि आत्मविश्वास से भरपूर मुख्यमंत्री साय ने सभी 11 लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया है। साथ ही सीएम साय ने उड़ीसा और झारखंड में भी बीजेपी के पक्ष में रुझान आने की बात कही। डबल इंजन की सरकार बनने से उसका क्या लाभ होता है वो बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में अभी डबल इंजन की सरकार है, तो 3 महीने में ही हम लोग मोदी की गारंटी के बहुत सारे काम कर दिए बता रहे हैं। और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी डबल इंजन की सरकार बनाइए। और उड़ीसा में एक साथ दोनों चुनाव हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा का, और हमको लगता है कि इस बार वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। अरे गजब क्रेज़ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, गजब क्रेज़ है। मैं उड़ीसा के दौरे में उनके साथ गया हूँ, गजब का क्रेज़ है और खूब उनकी अपील का असर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अपील का बहुत असर है झारखंड में भी और उड़ीसा में भी। उड़ीसा के पश्चिमी उड़ीसा में तो आप पूछिए मत, मैं सभाओं में उनके साथ गया हूँ, मैंने देखा है। बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का लोग सुनना चाहते हैं उनको, लोग उनके छत्तीसगढ़ मॉडल को जानना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात, उनकी अपील का बड़ा असर हुआ है। दूसरे राज्यों में प्रचार के दौरान सीएम साय के तेवर पूरी तरह आक्रामक रहे। वे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जितने हमलावर रहे, उतना ही उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और गारंटी की लोगों के बीच चर्चा भी की।
अब देखने वाली बात होगी सीएम साय के धुआंधार चुनावी प्रचार से छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों में कितना लाभ मिल पाता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो कैसा रहा सीएम साय का पूरा चुनावी कैंपेन, उसे जानने के लिए, समझने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, 54 सभाएं करना, कई रोड शो करना, कई मीटिंग्स करना तपती गर्मी में आसान बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सीएम विष्णुदेव साय के कंधों पर है, पार्टी आलाकमान ने सौंपी है और जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सीएम साय नजर आए हैं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान। बिल्कुल सुमित, सीएम साय ने बहुत मेहनत की है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी उन्होंने चुनावी कमान संभाला है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना सुमित कि आदिवासी चेहरा के तौर पर सीएम साय उभरे हैं, क्योंकि जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब इनसे काफी उम्मीदें थी। यही वजह था कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का दायित्व इन्हें सौंपा था और जब इन्हें दायित्व सौंपा गया था तभी क्लियर हो गया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी के एक बहुत बड़े चेहरे होंगे बीजेपी के। और ठीक इसी तरह सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में 80 से ज्यादा सभाएं की, झारखंड और उड़ीसा मिलाकर 30 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की। यह दर्शाता है कि सीएम साय में जो एक नेतृत्व करने की क्षमता है और जिस तरीके से भाजपा ने उन्हें एक आदिवासी ब्रांड एम्बेसडर बनाकर रखा है, वो सीएम साय ने इस पूरे चुनाव में दिखाया। अब देखिए, अब 4 जून को नतीजे आने हैं और सीएम साय बहुत ही आश्वस्त हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं उड़ीसा में गया, मैं झारखंड में गया और ये दोनों राज्य ऐसे हैं, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, ये दोनों राज्य, तीनों राज्य जो है छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है। तो अच्छी भाषा, अच्छी संस्कृति, अनमोल की भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझकर विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है और हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजा गया है जहां जहां उनकी जरूरत थी। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं झारखंड से आता हूं और झारखंड की आपको हकीकत बता रहा हूं कि सीएम साहब भी पिछले दिनों दुमका और देवघर और साहिबगंज में थे। मतलब झारखंड का अंतिम छोर जहां बिहार और बंगाल सटा रहता है, वहां जाकर सीएम विष्णुदेव साय प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। बीजेपी के इस वक्त के बहुत बड़े आदिवासी नेता बन चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं दिसंबर में, झारखंड में होंगे और भी कई जगहों पर होगा, वहां भी सीएम विष्णुदेव साय को आप प्रचार करते हुए दिखाई आपको नजर आएगा। सुमित जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के अनमोल आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बात होगी अब मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी की नजरें हैं 4 जून को आने वाले नतीजों पर। प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हारे जीते कोई भी, लेकिन यहां नए सांसद ही मिलेंगे। 2019 में 17 नए सांसद चुने गए थे। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार 2 राज्यसभा सांसद और 6 विधायक भी मैदान में हैं। ये जीते तो इन सीटों पर उपचुनाव की नौबत आएगी। लोकसभा में 2 राज्यसभा सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। गुना से सिंधिया अभी राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सांसद हैं। दोनों प्रत्याशी जीतते हैं तो उनकी सीट खाली होगी। इसके अलावा 6 विधायक भी इस बार लोकसभा चुनाव में हैं। विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी बुधनी से विधायक हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा था। इसमें शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदीलाल मार्को, मंडला से डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, सतना से मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, उज्जैन से तराना विधायक महेश परमार और भिंड से भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया। इन विधायकों में कोई भी सांसद बना तो उनकी जो सीट होगी वो खाली होगी और यहां पर उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। अब हमारे सहयोगी भोपाल से अंचल शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंचल, विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जो समीकरण बदले, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने समीकरण बदले हैं। रिजल्ट आने के बाद उपचुनाव होना तय है। बिल्कुल सुमित, देखिए इन सीटों पर तो चुनाव होगा ही। इसके अलावा जो 9 नए विधायक, 29 मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें होशंगाबाद, भोपाल, सीधी, बालाघाट, दमोह, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और मुरैना, ये 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को टिकट दी है।
2019 के चुनावों की अगर बात करें तो 17 नए सांसद मध्य प्रदेश से चुने गए थे और इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 9 सांसद पहली बार के होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, किसी भी दल के हों, कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन 9 नए सांसद मिलने मध्य प्रदेश को इस बार तय है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा हुई है और चर्चा के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। ये सत्र 19 जुलाई तक चलना प्रस्तावित है। इसमें 14 बैठकें हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव की वजह से इस मानसून सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ ही सरकार आधा दर्जन विधेयक पर भी विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद सीएम यादव ने कहा कि उन्हें स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। यहां मत्था टेकने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसे वो बयान नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें अंतिम चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बता दें कि पंजाब के 13 लोकसभा सीटों के साथ साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक ही चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। अमृतसर साहिब में मैं आकर के दर्शन कर रहा हूँ। गुरु मंदिर के दर्शन करके जो जीवन धन्य होता है उसका आनंद का एहसास शब्दों से नहीं हो सकता, वह अंतरात्मा से होता है। मैं पवित्र हरमंदिर साहिब में आकर दर्शन करके यहाँ से परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि हमारे बीच वापस थोड़ा सा भारत को आगे बढ़ाने का, जिसकी शुरुआत परम पूज्य गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से हुई थी कि ये देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, मानवता की स्थापना हो, हमारी संस्कृति दुनिया में अपनी अच्छाई का परचम लहराए। मैंने यही कामना की और निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी तो फिर एक बार हमारी अपनी सरकार भी बनेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कार्टून अटैक एक बार फिर से देखने को मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और कार्टून अटैक कर दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कार्टून अटैक के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल किया है और लिखा गया है कि कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान। कार्टून के जरिए इसको दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। तो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं हम, सोशल मीडिया वॉर इसे कहेंगे, छिड़ गया है। और छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्टून अटैक किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी पार्टी की तरफ से हो। इस बार कार्टून अटैक का मुद्दा था महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ। देखिए किस तरीके से बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और बताया कि कांग्रेस शासन में किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी छत्तीसगढ़ में, और वहीं बीजेपी जैसे ही सरकार में आती है और जो गुंडे बदमाशों को क्या हाल होता है, पुलिस का डंडा आपको नजर आया और गुंडे बदमाश बंधे हुए रस्सी से आपको नजर आ रहे होंगे। कानून व्यवस्था पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है और उसके बाद 4 जून को मतगणना। चुनाव के परिणामों से पहले मशहूर कथावाचक दिव्या दरबार लगाने वाले ब्रजमोहन बिहार सरकार ने विस्तार न्यूज पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी करते हुए ब्रज बिहारी सरकार ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मशहूर कथावाचक ब्रज बिहारी सरकार इस वक्त दुर्ग में कथा कर रहे हैं। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप दुर्ग में कथा कर रहे हैं और दुर्ग में लोकसभा चुनाव भी है, दुर्ग लोकसभा, तो क्या देखते हैं? विजय बघेल यहाँ से बीजेपी से है और राजेंद्र साहू कांग्रेस से, किसकी जीत होगी? सर्वप्रथम आपके समस्त दर्शकों को खूब आशीर्वाद। आपने राजनीतिक को लेकर के प्रश्न किया है, अच्छी बात है। और विजय बघेल जी निश्चित रूप में विजय पथ को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए खूब आशीर्वाद है। देश में चुनाव चल रहा है तो थोड़ा मैं आपसे राजनीतिक सवाल कर लूँगा, क्योंकि 4 तारीख को काउंट होना है, काउंटिंग है, मतगणना है। तो क्या देखते हैं देश के परिवेश में, क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता से बाहर हो सकते? जो हमें गोचर हो रहा है माई की कृपा से, तो
निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे और मोदी जी पुनः राज्य सत्ता पर बैठ कर के सनातन धर्म की जागृति करेंगे और यह 1,00,000% संभव है कि मोदी जी ही बनेंगे। कितनी सीटें लेके आएंगे? अब इस विषय में ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर 400 पार का दावा ठीक नहीं है। तो देखिए, ये ब्रिज बिहारी सरकार थे जो इस वक्त दुर्ग में कथा कर रहे हैं। इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे चुनाव के, उसमें मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो 400 पार का नारा है वह साकार नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। वहीं कवर्धा में उत्खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में धड़ल्ले से उत्खनन का काम चल रहा है, लेकिन राजस्व विभाग और खनन विभाग पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इतना ही नहीं, उत्खनन सहित ईंट भट्टों के संचालन के लिए बेशकीमती लकड़ियों की कटाई भी की जा रही है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे तरफ सतत रूप से कार्रवाई पहले से भी की जा रही है और आने वाले दिनों में भी की जाएगी। जहां जहां सूचना मिलती है हम तत्काल उसमें टीम भेज के कार्रवाई करते हैं। वहीं रीवा के सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इलाज के नाम पर यहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है और यही वजह है कि आए दिन यहां पर परिजनों और डॉक्टर्स के बीच झड़प होती है। बावजूद इन सब के हालात जस के तस हैं। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से फिर एक महिला की मौत होने का आरोप लगा है। ये महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की डिलीवरी का ऑपरेशन बिगड़ गया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। डॉक्टर की लापरवाही, मैडम लोग तो कोई मतलब नहीं है, मतलब बस अब 2 दिन से एकदम बढ़िया थी, खाना पीना खा रही थी, तीसरे दिन उसका लीवर कैसे खराब हो जाएगा, अभी तक नहीं खराब हुआ। डॉक्टर बचाने के लिए होते हैं कि ये बताने के लिए होते हैं कि जिंदा है कि मर गई। अभी उनका कोई होता तो विदेश से डॉक्टर आ जाता कि भैया हाँ विदेश से आ गया, बात हो जाए। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं तो मतलब जानवर हैं। यहाँ कुछ भी इलाज नहीं होता। यहाँ वही बॉटल लगा देंगे, ग्लूकोज का बोल देंगे, सब ठीक है। बच्चे को कल से बुखार है, ऑपरेशन यहाँ गलत हुआ है। सीखने वाले स्टाफ के लोग ही ऑपरेशन किए हैं, जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं। गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लेकिन मां शारदा के भक्त भीषण गर्मी के बावजूद मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शारदा की भक्ति और लोगों की श्रद्धा के सामने 50 डिग्री तापमान भी बेअसर साबित हो रहा है। दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अलीराजपुर के तिलक मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए शौचालयों को हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। अवैध निर्माणकर्ता परिवार की महिलाओं ने नगर पालिका की कार्रवाई में बाधा डाली और इस दौरान नगर पालिका सीएमओ के हाथ में हल्की चोट आई। अवैध निर्माण करने वाले परिवार ने इसके बाद मामले की शिकायत करने वाले परिवार के घर पर पथराव भी किया, जिससे परिवार की एक महिला को चोट आ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। कल इनका आवेदन लिया गया था, आज पूरे समाज उनके साथ में आके एफआईआर दर्ज करवाई है। अब पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग अतिशीघ्र कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करेंगे या जो भी दंड में आता है प्रक्रिया में उसके तहत उसका काम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में मिड डे मील में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी चल रही है, ऐसे में भोपाल समेत 23 जिलों में मध्याह्न भोजन का वितरण कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिम्मेदारों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने भोजन वितरण की फर्जी जानकारी मॉनिटरिंग सिस्टम में पोर्टल पर भी दर्ज करा दी है। रायसेन में भी समर वेकेशन के दौरान मिड डे मील बांटने का खुलासा हुआ। वहीं फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जिला पंचायत की सीईओ को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ अंजू भदौरिया ने बताया है कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत जिन 14 शाला प्रभारियों ने पोर्टल पर वितरण दर्ज किया है वो गलती से हो गया है। इन स्थानों पर ना स्कूल खुले हैं, ना ही मध्याह्न भोजन बटा है। इस लापरवाही पर इन सभी शाला प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया है। 30 अप्रैल से विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित है। इसी बीच में हमें यह संज्ञान में आया था कि कुछ 14 शाला प्रभारियों द्वारा त्रुटिवश अवकाश के दिनों में उसमें मैसेज अंकित कर दिए गए,
जबकि वास्तविकता में उस दिन स्कूल बंद थे। तो संज्ञान में आने पर 16 मई को जिला पंचायत कार्यालय द्वारा इन शाला प्रभारियों को नोटिस जारी किए गए थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होगी ही, परंतु ये बात गलत है। उस दिन भोजन वितरण नहीं हुआ और हमने प्रोएक्टिव मेजर्स लेके उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।